अब बात करते हैं हम वही बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड मानव भूगोल की यूनिट सेकंड मानव प्रजातियों का टॉपिक चल रहा है। और मानव प्रजातियों के टॉपिक में पहली जनजाति हमने कितनी अभी बताई, इसमें प्रश्न बन के आता है मानव प्रजाति कितनी है, तो आप बीज जनजाति के आवास अर्थव्यवस्था और समाज में भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। अब इसमें से हमने कितनी जनजाति को बता दिया गया है, इसका विस्तार से पिछली वीडियो में कर दिया है। अब यहाँ पे लेते हैं बीज जनजाति। बीज प्रजाति, क्योंकि इस साल क्या हो जाता है, कई साल ये आ जाता है कई साल ये आ जाता है, इसलिए बीज जनजाति वापस रिपीट होकर 2 बार आ चुकी है, इसलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है। 2 साल 1 साल गैप देके फिर आ गई थी बीज जनजाति। इसलिए अब हम बीज जनजाति की जब शुरुआत से अध्ययन करना चाहेंगे तो इसमें बीज का शाब्दिक अर्थ बताना चाहेंगे। बीज जनजाति का शाब्दिक अर्थ वह तीर चलाने वाले व्यक्ति, तीर चलाने वाले व्यक्ति, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका बील का, ये बील की उत्पत्ति बील शब्द से हुई है, जैसे बील शब्द से हुई है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला व्यक्ति। अब बात करते हैं हम, ये तो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अब इनकी बात करते हैं निवास क्षेत्र की। पहला आता है इसका निवास क्षेत्र। भारत की बीज जनजाति बहुत बड़ी जनजाति है, भारत में सर्वप्रथम सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है अभी तक। इनका राजस्थान से लेकर, ये राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक है, पश्चिमी भाग तक पाई जाती है जनजाति, तथा दक्षिण गुजरात वह महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में भी कहीं पे पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी ये प्रजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इनका जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, आदि जिलों में इनका मुख्य निवास क्षेत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अब क्या होते हैं, कई मानव शास्त्री होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, मानव शास्त्री इसे मुंडा जाति का वंशज मानते हैं। बीजों को ये मुंडा जाति के वंशज है बीज, मुंडा जाति के वंशज मानते हैं किनको, बीलों को। अब बात करते हैं इनका निवास क्षेत्र है, तो हम इसको डायग्राम से बता देते हैं कि डायग्राम से कि कौन कौन सी जगह पर ये उपस्थित है। अब ये क्या है,
उतरे जाते हैं यहाँ। तो ये हो गया, यानी ये राजस्थान का रहता है कुछ भाग गुजरात का रहता है, और इधर ये एमपी का भाग रहता है। यानी ये तो राजस्थान का भाग रहता है और ये गुजरात का रहता है और ये रहता है मध्य प्रदेश यानी एमपी का। तो शुरुआती राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात तीनों जगह पे ये पाई जाती है। कुछ रूप में ये जो है भारत के आंध्र प्रदेश में और उन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो ये हो गया, आप इस डायग्राम को देख लो और बना लो। और हमेशा भी कहता हूं मैं कि जिस ट्यूशन में डायग्राम है और जिसमें प्रश्न है उनको आपको पहले बनाना पड़ेगा, सर्वप्रथम बनाना पड़ेगा अच्छे नंबर लेने के लिए। कॉपी में एक पेज में आराम से डायग्राम बनाओ और उसमें रेखा चित्र द्वारा बताओ कि ये जनजाति कहां पे पाई जाती है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इससे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद अब बात करते हैं हम इनका क्षेत्र राजस्थान में अरावली तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में भी फैला हुआ है। ये कुछ रह गया। अधिकांश धरातल ऊबड़ खाबड़ रेतीला एवं पथरीला है। इन पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य में उपजाऊ मिट्टी के छोटे छोटे क्षेत्र मिलते हैं। अब इनमें क्या है, जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके बाद में जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं पे विस्तृत बिखरे हुए मिलते हैं। उसमें क्या है, उनमें माही, ताप्ती या नर्मदा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं क्षेत्र की। तो इनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो उपजाऊ कर, उसके कारण वो छोटे छोटे मैदान वगैरह है यहाँ। अब यहाँ का जो औसत तापमान है इस क्षेत्र का वो शीतकाल में तो 10 डिग्री रहता है और ग्रीष्म काल में जो ग्रीष्म काल है उसमें ये 40 डिग्री से भी ऊपर रहता है। यहाँ का तापमान जो कौन ये जनजाति जहाँ पे निवास करती है उन क्षेत्रों की बात बताई गई है। औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वो 50 सेमी से ऊपर रहती है और उत्तरी भागों में और कहीं कहीं पे 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है लास्ट में बारिश। तो उन जहां पे ये पाए जाते हैं बील, उस जगह वर्षा की बात है। अतः उत्तरी भागों में विरल तथा दक्षिणी भागों में कुछ सघन वन पाए जाते हैं। अब उत्तरी भागों में वर्षा कम होगी, वर्षा कम तो वन क्षेत्र क्या हो जाते हैं, वन कम रह जाते हैं। और दक्षिणी भाग में वर्षा अधिक हो जाती है, वर्षा अधिक हो जाती है तो वर्षा अधिक होगी तो वन अधिक हो जाएंगे। सीधा संबंध होता है वर्षा। इसलिए तो कहते हैं भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वर्षा का अनुसरण करती है, वर्षा का अनुसरण करती है। यानी जहां पे बारिश होगी उसी जगह पे सघन वनस्पति होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब इन क्षेत्रों में कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती है उनकी बात है। उत्तरी भागों में विरल तथा दक्षिणी भागों में वही कुछ कम अधिक सघन। इनमें आम, जामुन, इनके अलावा डाक, सागवान, सागवान के अलावा महुआ, पीपल, बुंड, गुल्लर तथा बांस आदि के वृक्ष हैं।
आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अलावा छोटी मोटी घास वगैरह होती है। अब इन वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, यानी वन्य जीव। वन्य जीवों की बात की जाए यहाँ पे यानी जनजाति वाले क्षेत्र में, तो वो वन्य जीव है। इन वनों में हिरण, बकरी, तेंदुआ, इसके अलावा लोमड़ी, खरगोश, गीदड़, सरीसृप यानी सरीसृप की अनेक जो प्रजातियां हैं वो मिल जाती हैं। और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी भी मिलते हैं। तो ये हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए और ये वन्य जीव हो गए, यहाँ पे पाए जाने वाले वन्य जीव ये पाए जाते हैं। अब है इस प्रजाति की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लिया होगा आपने। यानी भील प्रजाति की विशेषता है। भील मध्यम कद के गठीले शरीर वाले होते हैं। पहली विशेषता है भील मध्यम कद का जो कद होता है वो मध्यम कद के होते हैं, वह गठीला शरीर होता है। गठीले शरीर के दूसरी विशेषता की बात की जाए, इनकी नाक चौड़ी होती है तथा चेहरा गोल होता है तथा त्वचा का रंग ब्राउन भूरे कलर से लेके और हल्का रंग होता है भूरा, तथा इनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं। घुंघराले इसके अलावा इस कुछ मानव शास्त्रियों का मत है कि भील जाति जो प्राग द्रविड़ प्रजाति में से है। बहुत ही विशेषता है कि कुछ मानव शास्त्री इसको प्राग जो द्रविड़ जनजाति है जातियों की मानते हैं। कि ये प्राग जो प्राग द्रविड़ जातियां है उसकी वंशज है, उसे निकली हुई है। कुछ का अनुमान है कि इसके पूर्वज भूमध्य सागर की प्रजाति की जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवास थे। उस लोग क्या करते हैं कि जो भूमध्य मेडिटेरियन प्रजाति की हो, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन की प्रजाति थी, यही प्रजाति है मेडिटेरियन प्रजाति है। पर क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन होने के कारण प्रवास कर गए और प्रवास से भारत की तरफ आ गए।
जलवायु परिवर्तन के समय के साथ जलवायु परिवर्तन हुआ और ये भारत का विकास हुआ। तो ये भी अब यहाँ पे बात करते हैं हम इनकी अर्थव्यवस्था। तो देखो ये वो विशेषण आप लिख लो, इनको मैं मिटा देता हूँ। अर्थव्यवस्था पूर्व काल में भी लोग अधिकतर पशुचारण वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करते थे। यानी पहला तो क्या रहता है पशुचारण, और क्या करते हैं आखेट भी करते हैं साथ में, क्योंकि पशुओं से काम नहीं चलता, आखेट भी करते रहते हैं, पशुचारण भी करते रहते हैं, और वनों की उपज भी, वनों की उपज। तो ये इनके मुख्य कार्य हैं, पशुचारण, आखेट और वनों की उपज, इनकी अर्थव्यवस्था यानी मुख्य कार्य होते हैं। वर्तमान में धनुष वाणिज्य का प्रमुख धन क्या है? वर्तमान में क्या है? धनुष वाणिज्य मुख्य हथियार। मुख्य हथियार धनुष वाणिज्य। परंतु वर्तमान में अधिकतर लोग कृषि कार्य भी करते हैं, और वर्तमान में क्या करने लगे? कृषि कार्य भी करने लगे। वर्तमान में कृषि कार्य करने लगे, और कुछ लोग क्या करते हैं भेड़ बकरियां भी पालते हैं, कुछ भी भेड़ बकरियां पालने लगे। तथा कुछ मुर्गी पालन व्यवसाय करने लगे, यानी धीरे धीरे ये मुर्गी पालन व्यवसाय भी करने लगे। जो लोग पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं वे मुख्यतः क्या करते हैं भेड़ बकरियां चलाते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले क्या करेंगे वो भेड़ बकरी पालन करते हैं। और जो जंगल वगैरह आदि के आसपास रहते हैं वो जंगल से क्या करते हैं कंदमूल तथा गोंद और विभिन्न प्रकार के पत्ते, जिस प्रकार से तेंदुल के पत्ते हैं, उनको एकत्रित करने का कार्य करते हैं। अब जो भीड़ जनजाति जो कृषि कार्य करती है, जो कृषि करती है वो जमीन प्रकार की होती है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। जमीन प्रकार की कृषि करते हैं। अब ये जमीन कृषि की दो प्रकार की कृषि होती है इन क्षेत्रों में। पहाड़ी ढालों में नंबर 1 हो गया, पहाड़ी ढालों में की जाने वाली कृषि। पहाड़ी ढालों में जो कृषि की जाती है उसे तो क्या कहते हैं सीमांता। सीमांता ये तो पहाड़ी ढालों में होने वाली कृषि हो गई सीमांता। तथा दो नंबर पे है मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि वो कहलाती है धजिया।
गजिया कृषि कहलाती है। कौन से मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गजिया कृषि कहलाती है। तो ये दो प्रकार की जीमाता और गजिया, ये कंपटीशन की क्लासेस में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीमाता और कृषि तो ये जमीन कृषि के प्रकार होते हैं और बीलों से जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उन कृषि के अलग अलग नाम हैं। अब जो कृषि करते हैं वो कृषि कौन कौन सी किस किस की करते हैं? इसमें आ जाती है मक्का, ज्वार, चावल, पपीता, बैंगन तथा आदि का उत्पादन किया। अब इस जनजाति के साथ में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या करने लगे, भारत सरकार और राज्य सरकार में आरक्षण प्राप्त हो गया तो नौकरियां करने लगे हैं, यानी नगरों में जाके बस के और अपने प्लॉट वगैरह लेके वहां पे भी रहने लगे हैं, यानी वर्तमान की पोजीशन है जनजाति। अब इसके बाद में ये जो व्यवस्था, अब देखते हैं कि वस्त्र और वेशभूषा। यानी इनकी वेशभूषा, इनका निवास क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उपोष्ण है, यानी उपोष्ण जलवायु में रहते हैं। उपोष्ण जलवायु में रहेंगे तो वहां पे सूती वस्त्र पहने जाते हैं। तो ये कैसे सूती वस्त्र पहने जाते हैं? ये जिस जलवायु में रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र केवल कब पहनेंगे? शीतकाल में। शीतकाल में, और वो भी क्या? कंबल आदि ये शीतकाल में। पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं? पुरुष लोग कुर्ता और धोती पहनते हैं तथा सिर पर साफा बांधते हैं तथा स्त्रियों द्वारा काले रंग का, जिसको बोलते हैं घाघरा, पहना जाता है, उसे कछाव कहा जाता है। हिंदी भाषा में कछाव कहा जाता है। जो काले रंग का स्त्रियां घाघरा पहनती है उसे क्या कहा जाता है? नील जनजाति में कछाव कहा जाता है। और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि नील जनजाति द्वारा पहनने वाला स्त्रियों का वस्त्र कछाव कहलाता है। तथा भील पुरुषों के द्वारा जो पहने जाने वाली धोती है उसे देपाड़ा कहा जाता है। देपाड़ा तंग धोती है, इसे देपाड़ा कहा जाता है। वीर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली स्त्रियां सूत का लहंगा और कुर्ता पहनती है, सिर पर सूती ओढ़नी होती है। स्त्रियों को आभूषण का बड़ा चाव होता है। हाथों में हाथी दांत के, यहाँ पे बिल्कुल हाथी दांत के जो कुंडल होते हैं गोल गोल कुंडिया टाइप होते हैं हाथी दांत के। हाथ जाती वो भी पहनती है तथा चांदी की कड़े भी पहनती है तथा माथे पर बोरला, इस जगह पे बोरला भी पहनती है। बोरले के अलावा चांदी के पैरों में कड़े तथा अंगुलियों में चांदी के छल्ले बोलते हैं, वो अपने देसी भाषा में बिचुड़ी बोलते हैं, यानी चांदी के छल्ले होते हैं वो भी पहनते हैं। तो ये हो गया इनका आवाज हो गया। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं इनका आवाज। ये वेशभूषा ठीक हो गई। अब बीलों के आवाज की बात करें। बीलों के घरों को, जो बीलों के घर होते हैं उनको कू कहते हैं इनकी भाषा में, कू कहा जाता है। जो बीलों के घर होते हैं, बीलों के घरों को कू कहा जाता है। ये इस बुक में जो और एफएसएस क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ से ही बन के आते हैं, इन्हीं जगहों से बन के आते हैं कि 4-5 ऑब्जेक्टिव
प्रतियोगिता प्रश्न उत्तरी होती है उसमें भी और इसमें भी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार कि बी लोकल घरों को क्या कहते हैं, तथा बी लोग छोटे छोटे गांव बसा कर रहते हैं जिसमें 25 से 250 तक घर होते हैं। एक गांव बसा के रहते हैं और बस्तियां प्राय अर्ध सघन पर बिखरी हुई रूप में मिलती है। जो इनकी बस्तियां हैं वो प्राय अर्ध रूप से और बिखरी हुई अवस्था में मिलेगी। तथा मकानों में इनके क्या होते हैं, जो मकान होते हैं उनमें एक मकान में 2 से 3 कमरे रहते हैं सामान्य, ये निश्चित होते हैं। मकान की दीवारें क्या होती है, मकान की जो दीवार होती है वो या तो मिट्टी की बनी होगी और मिट्टी या ईंटों की बनी होगी। ईंटों से बनाते हैं, मिट्टी जो ईंट होती है उनसे। और छत जो होगी, इसकी छत होगी वो किसकी होगी, घास फूस की होगी। घास फूस की बनी होती है और कुछ पत्थर दीवार तथा खपरेरे के छत के बने होते हैं। कुछ किसके बने होते हैं, खपरेरे के बने होते हैं। इन मकानों झोपड़ियों पर लोग की तोरई व सेब की बेल चढ़ती है। अब क्या करते हैं, जैसे ये मकान बना लिए झोपड़ी, तो इसमें क्या करते हैं लोग, जो यहाँ पे बीज बोते हैं और सेब और जो लौकी होती है उसकी बेल चढ़ा देते हैं और उनके फल फ्रूट आ जाते हैं। ये सब्जी के लिए ये काम में आ जाते हैं। घर के बाहर तथा अंदर खाली जगह है, यानी जो आंगन होता है घर का आंगन होता है उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, सब्जी वगैरह बो देते हैं। भाई कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह हो जाए तो आंगन वगैरह जो खाली रहता है उसमें भी ये क्या करते हैं, ये लोग सब्जियां बो देते हैं। अब है इसके बाद में इनका जो समाज है उसके बारे में बात करते हैं। अब है समाज या इनका जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज वो समाज या रीति रिवाज की बात की जाए किसकी, वीर लोगों की, तो ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं, चोरी वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं। इनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं होती है, बाल विवाह भी नहीं करते हैं ये लोग। विवाह से पूर्व लड़के लड़कियां पारस्परिक प्रेम समाज में वर्जित है, यानी जो समाज में प्रेम विवाह चलते हैं जिसको बोलते हैं लव मैरिज, उसके भी खिलाफ हो जाते हैं। ये लोग खिलाफ है, पहले भी थे और अभी भी नहीं है। इनके जो लड़के और लड़की की उम्र शादी की करनी रहती है वो 18 वर्ष तो लड़की की रहती है और 20 वर्ष लड़की की रहती है। और इनमें जो विवाह पाए जाते हैं उनके प्रकार है, इनमें हरण विवाह पाया जाता है, तो हरण विवाह है। दूसरा आता है वो है हठ विवाह। हठ विवाह जिस विवाह को बोलते हैं इसे। और अगला है हरण विवाह, जो अपहरण विवाह को बोलते हैं, इसका अपहरण कर लिया जाता है लड़की का, अपहरण विवाह बोला जाता है। इसके बाद में परिविक्षा विवाह बोला जाता है, जिसमें लड़का क्या होता है, लड़की के घर रहता है और वहां पे काम करता है, बिल्कुल सेवा यातना देता है, अपनी सेवा देता है और इसके बाद में लड़की इसके साथ में विवाह करती है। तो ये परिविक्षा सेवा विवाह बोला जाता है इसमें। अब क्या होती है, बिलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेतों में भी लोग विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, तथा ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं, यानी जो मर गया उसको जलाएंगे, दफनाएंगे। ये लोग मदिरा पान करते हैं, ये लोग घरेलू मदिरा बनाते हैं जिसका उपयोग विवाह में किया जाता है, यानी घर पे भी शराब वगैरह बनाते हैं उसी का पीते हैं। अब इनकी एक खास विशेषता ये होती है कि ये केसरिया नाथ, ऋषभ देव केसरिया नाथ है, केसरिया नाथ ऋषभ देव का चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, यानी इनसे सच बोलना ना हो। तो केसरिया नाथ जो ऋषभ देव है, इनके जो आराध्य देवता, उसपे चढ़ी हुई केसर उसका पानी मिला के इनको सच सच पूछ लिया जाए, सारी चीज बता देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। घर पर आए सबों का भी सम्मान
नहीं देखते हैं। बील लोग यानी घर पे कोई शत्रु भी आ गया तो ये लोग उसको किसकी सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इनमें जातिगत एकता बहुत अधिक होती है, यानी इनमें जो जातिगत एकता है वो बहुत अधिक अच्छी होती है। इनको अजनबी, इन लोगों को क्या है, अजनबी कोई दूसरा व्यक्ति इनको अजनबी के द्वारा इनको पाड़ा कहा जाए, पाड़ा। तो ये क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि लोग अगर कोई बोले पाड़ा 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 पाड़ा, तो ये पाड़ा कहेंगे तो ये बहुत खुश होंगे। पता है इसको अगर कांडी कह दिया बिलों को, अगर बिलों को कांडी कह दिया तो ये अपमानजनक शब्द है बिलों के लिए, यानी बिल उस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, फिर उसके चारों तरफ से उसको शत्रु हो जाएंगे ये लेंगे, तो इनको कांडी नहीं कह सकते। कांडी क्या है, अपमानजनक शब्द है, अपमानजनक शब्द हो गया क्या, कांडी। और ये कौन सा हो गया, सम्मानजनक शब्द हो गया। किनके लिए, बिलों के लिए सम्मानजनक शब्द हो गया, क्या हो गया, पाड़ा 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 पाड़ा। और कांडी क्या हो गया, अपमानजनक शब्द हो गया। कांडी कहते हैं तो ये नीचे उड़ा देंगे, यानी इसको गाली मानी जाती है कि अपने को गाली दे रहा है, कांडी कह रहा है। अब बिलों की एक तो यश गाता है अपने अंग्रेजों के टाइम में, यानी और बाद में यानी जब अकबर वगैरह ने युद्ध किया था तो इनका एक प्रसिद्ध है कि महाराणा प्रताप के साथ इन्होंने दिया था। और महाराणा प्रताप की जो यशोगाथा थी उसके अंदर बिलों का योगदान बहुत माना जाता है। तो उसमें देखो इसमें क्या था कि बिल आदिवासियों का योगदान महाराणा प्रताप के साथ में अविस्मरणीय है, यानी बिलों का योगदान, महाराणा प्रताप को जो योगदान दिया बिलों ने, तो ना तो पहले बुलाया गया था ना अब बुलाया जा सकता है। मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए बिलों ने त्याग और स्वामित्व के कारण इस राज्य के राज्य जिन पर चित्तौड़ किले के एक ओर तो राजपूत राजा का निशान है और दूसरी तरफ वीर का है, यानी एक तरफ से ये चिन्ह होता है तो यहाँ इधर तो राजपूत राजा है, राजपूत राजा का चिन्ह है, और इधर वीर का राजा का चिन्ह है, वीर राजा का चिन्ह जो राजकीय है। तो ये महाराणा प्रताप के टाइम में इन्होंने बहुत योगदान दिया था और यश गाथा तो इन दोनों का चित्र अंकित है, पुराने अवशेषों में प्राप्त होता है। अब देखो इसका जो अब ये तो गई, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया था महाराणा प्रताप का। अब इसका विकास और परिवर्तन देखते हैं कि ये जनजाति का विकास और परिवर्तन। विकास व परिवर्तन। महाराणा प्रताप की जो के देने के बाद में ये जनजाति, महाराणा प्रताप का साथ देने के बाद में ये जनजाति विश्व स्तर पर दृष्टिपटल पर नजर आई, यानी ऊपरी आ गई कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति है, आदिवासी जनजाति भी है जो रक्षा करते हैं देश सेवा के लिए। अब इनमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भी जनता में विकास के लिए सरकार की ओर से अनेक योजना और कार्य किए गए। भाई इस जनजाति को उत्थान किया जाए, भाई इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इसके लिए उत्थान किया। शिक्षा और नौकरियों में बिलों को आरक्षण प्राप्त किया गया, यानी बिलों को पहला क्या कार्य किया गया, शिक्षा तथा नौकरियों में आरक्षण दिया गया। दूसरे पे क्या कहा गया, ग्रामों में बिलों को सरकारी कृषि भूमि पट्टों पर दी गई। ग्रामों में सरकारी कृषि भूमि वो पट्टों पे दे दी गई, यानी बिलों को दे दिया, आप रखो, आप ही खेती वगैरह करो। तथा विकास खंड के द्वारा स्थापित कृषि केंद्रों के कारण कृषि कार्य में रुचि बढ़ी। तथा इनके विकास खंड में क्या हुआ, कृषि जो केंद्र थे उनके कारण इनकी रुचि
बढ़ती गई। वर्तमान में भी लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास कर रहे हैं तथा बहुत बड़े बड़े मुर्गी पालन भी इन्होंने खोल लिया है और गवर्नमेंट ने इनको खुलवा दिए गए हैं। तो ये क्या करने लगे हैं, मुर्गी पालन भी करने लगे हैं और अन्य मुर्गी पालन के साथ साथ में पशुपालन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने, व्यवसाय भी करने लगे। तो इनमें डेयरी विकास भी होने लगे कुछ में। तो बिलों के बिल जो वर्तमान बिल है वो गवर्नमेंट नौकरियों में भी है अभी आरक्षण में प्राप्त होने के कारण, और तथा नगरों में निवास भी करने लगे। अनेक प्रकार की जो नगर वाले क्षेत्रों में इनके मकान वगैरह भी मिल गए। तो बिलों ने अच्छा खासा परिवर्तन किया है। तथा अब भारत लेते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बिलों ने मछली व्यवसाय यानी मत्स्य उत्पादन में काफी विकास किया है। ग्राम समाज के तालाब उत्पादन बिलों का अधिकार है। अब यहाँ पे जो तालाब वगैरह थे पुराने, उनपे भी क्या किया, बिलों ने तो अधिकार प्राप्त कर लिए और उनमें ही क्या करने लगे, ये मत्स्य पालन करने लगे यानी मछली पालन का व्यवसाय अपनाने लगे। और धीरे धीरे उनकी जो जीवन रेखा थी वो बदल गई, यानी आदिवासी समूह से ना होकर धीरे धीरे जो अभी आधुनिक सभ्यता है उसके साथ तालमेल बैठाने में सहयोग कर रहे हैं और आगे से आगे इनकी जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने भी बिलों का साथ दिया है। तो आने वाले टाइम में बिलों के विकास और परिवर्तन में राज्य सरकार और साथ दे तो इन बिलों में वर्तमान में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको और से बढ़ावा दे और इनका विकास हो सके। तो अब ये भील जनजाति और पिछड़ी जनजाति दोनों कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज हमारी पढ़नी समझ में, और आपको जो इनके नोट्स है वो या तो आप कॉलेज में आके बोल सकते हो सर को पहले 6-7 दिन पहले, या आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी उसमें से आप घर बैठे लिख भी लग सकते हो। तो उस पीडीएफ फाइल को आप उतार के लेना। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।